आज का चर्चा का जो विषय है, आज के परिस्थिति में जन लामबंदी के चुनौतियां। आज के स्थिति में लामबंदी और ख़ास करके जन लामबंदी का अहमियत को जैसे भी आंका जाए वो कम पड़ जाएगा। विशेषकर आज हम लोग ऐसा स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारी परंपरागत जो तौर तरीके थे जन लामबंदी का, वो काफ़ी हद तक परिवर्तन हो चुका है। और आज के विशेष परिस्थिति के लिए जो तब्दीलियाँ हमारे जन लामबंदी के कोशिशों में लाना चाहिए, उसको समझे बिना हम आज के तारीख में हमारी जो भूमिका और हमारे जो चुनौतियों, उसको सही तरह से संबोधन नहीं कर पाएंगे। जो भी परिवर्तन के राजनीति में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि परिवर्तन कोई हमारे मनोगत कारक के चलते नहीं हासिल की जा सकती। परिवर्तन के लिए एक जागरूक सचेत भूमिका अगर आवाम की नहीं होगी तो हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए परिवर्तन की ये प्रयासों में जन लामबंदी का एक बहुत ही अहम भूमिका है। और उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए आज के स्थिति में हमें आज के स्थिति के विशेषताओं को सही तरह से पहचानना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि कोई जन आंदोलन, उसको अगर चरणबद्ध तरीके से समझाने का कोशिश की जाए तो जन आंदोलन का 3 स्पष्ट रूप से चरण होते हैं। पहला चरण तो प्रचार, जिस प्रचार के जरिए आप जिस तबके को, जिस वर्गों को आप जिस वर्गों को आप संबोधन करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, उन वर्गों को आपको उनके पास ये आंदोलन का विषय, ये आंदोलन के नारे ये पहुंचाना होगा। तो इसीलिए ये एक व्यापक पैमाने पे, एक व्यापक संख्या में लोगों तक आप अगर ये प्रचार को नहीं ले जा पाएंगे तो ये आंदोलन में जितने लोगों को शामिल करना चाहिए, जितने लोगों को शामिल करना मुमकिन है, और जिनके भागीदारी और जिनके हिस्सेदारी के बिना ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा है, उनको उनको आपको आप लैस नहीं कर सकते हैं ये प्रचार से। ये प्रचार में जो लोग संगठित हुए, जो लोग शामिल हुए, जो लोग आंदोलन के अंदर उसका भागीदारी हुई, उनको फिर आपको दूसरी चरण की ओर ले जाना है, जिसको हम बोलते हैं आंदोलन, आंदोलित करना, एजिटेट करना। ये एजिटेशन के बिना लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा नहीं होता है पूरे संघर्ष के ताकतों में। तो इसीलिए
आप जितना व्यापक प्रचार करोगे उतना लोगों को ही आप ये दूसरे चरण में आप शामिल कर पाओगे और उसको आंदोलित कर पाओगे, जिस आंदोलन के तहत वो एक सम्मिलित ताकत पैदा होता है, जिसमें भरोसा होता है कि आखिर तक हम जुड़े रहेंगे और जो मांग हमारा है वो हासिल करके रहेंगे। इस दूसरे चरण में वो आंदोलित होकर जो ताकत पैदा होता है, उसी के बलबूते पर आप तीसरे चरण में आप प्रवेश करते हो, जिसके अंदर आपका कोशिश होती है कि आप जो मांग है वो मांग के लिए एक अंतिम, एक निर्णायक, एक संघर्ष में जाना, जिसके चलते आपका मांगे पूरी हो सकती है। अभी ये जो आंदोलन, ये जो संघर्ष के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ये संघर्ष भी एक जो छोटी समय के लिए हो सकता है, फिर वो संघर्ष एक लंबी समय के लिए, एक लंबी दूरी के एक मकसद हासिल करने के लिए हो सकता है। तो इसी तरह से एक संघर्ष, एक छोटी संघर्ष, उसका तुरंत, उसका फौरी कुछ फायदा मिलेगा, और साथ साथ वो जो संघर्ष, वो आपके दूरगामी जो जो संघर्ष है परिवर्तन की, समाज की परिवर्तन की, समाज की रूपांतर की, उसका के तौर पे भी वो काम करेगा। तो आप जो अर्जित किया है, आप जो हासिल किया है, ये छोटे मतलब एक परिप्रेक्ष्य में वो आपके लंबी दूरी के, आपके आखिरी जो मकसद है, वो मकसद हासिल करने के लड़ाई के लिए ये एक प्रचार का काम करेगा। इसी तरह से हम जन लंबंदी को ये तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो 3 चरण है हमारी लड़ाई का, प्रचार का और आंदोलन का, और आखिरी जो एकदम हमारी एकजुटता को बना के आपका हासिल करने वाली निर्णायक जो चरण है, ये तीनों चरण में जन लामबंदी का इस्तेमाल होता है। तो हम जो मार्क्सवाद में विश्वास रखने वाले लोग, लेनिनवाद में विश्वास रखने वाले लोग, हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो मजदूर और दूसरे मेहनतकश और जो जनवादी जो तबके हैं, वो जो लड़ाई लड़ते हैं, वो जो संघर्ष करते हैं, उस संघर्षों में कोई एक व्यक्ति विशेष का भूमिका से वो हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए सामूहिक तौर पे अगर जन हिस्सेदारी नहीं होगी, तो उसमें हम परिवर्तन के जो संघर्ष है उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जन लामबंदी मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण एक पक्ष है हमारी पूरी आंदोलन के, संघर्ष के, और उसमें हम इसीलिए ये मान के चलते स्पीकर, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा तकनीकी दिक्कत आ गई। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जन लामबंदी की जो संदर्भ है और उसके जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष को भी हम समझते हुए फिर हम जन लामबंदी के प्रयासों में हम क्रियाशील रहे। तो पहली बात तो ये है कि जन लामबंदी के बिना को समाज की परिवर्तन का, रूपांतर का कोई लड़ाई नहीं हो सकती है, कोई संघर्ष नहीं हो सकती है, ये समझना जरूरी है। दूसरी सवाल है कि जो ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण किए बिना आप जन लामबंदी में
आपका जो मकसद है वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो आज हमारे देश के अंदर और विदेश में भी पूरे वैश्विक तौर पे ये जो महामारी चल रहा है संक्रमण का, इसके चलते एक बहुत ही नया और अद्भुत परिस्थिति पैदा हुआ है। इसके हम एक पक्ष है जो जन स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर हो रहा है। लाखों के तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं और लाखों के तादाद में लोग मर भी चुके हैं। और हमारे देश में खास करके हम बहुत ही एक तेज एक 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 तेज एक तेज गति के संक्रमण के गुजर रहे हैं। तो इसीलिए इस स्थिति में ये समझना जरूरी होगा कि जो हमारी जन लामबंदी के प्रक्रिया, ये जो स्वास्थ्य के ऊपर संक्रमण के असर, इसको अनदेखा करते हुए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि इस संक्रमण का कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है, जो निश्चित तौर पे जो बीमारी का लक्षण है या बीमारी का जो असर है उसको सही तरह से मुकाबला कर सके, ना ही इस संक्रमण के चलते कोई टीका निकल पाया है, जिस टीके के चलते हम मतलब जो जो लोग संक्रमित होने का शंकाएं हैं उनको उससे बचा सकते हैं। तो इस स्थिति में ये संक्रमण से लड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया हो गया कि आप शारीरिक दूरी बनाए रखें और जो आपका जो सफाई है, खास करके हाथ को हमें साफ रखना होगा बार बार साबुन से धोकर। तो ये बिना और कोई रास्ता ये संक्रमण के खिलाफ लड़ने का नहीं है। लेकिन हम देखे हैं ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में ये संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए जो उपाय है, ये उपाय जन स्वास्थ्य के जो प्रबंधन है जिसमें कमी रहने से आप सही तरह से आप लड़ नहीं सकते। मतलब ये कोई आश्चर्य बात नहीं है कि आज संक्रमण की जो स्थिति है उसमें एक नंबर पे अमेरिकी जो मुल्क हैं और साथ साथ दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है और तीसरे नंबर। तो तीनों देशों में जो उग्र दक्षिणपंथा और उनको जन स्वास्थ्य और जन शिक्षा और आम लोगों को फायदे में आए ऐसा व्यवस्था ना करने का जो रुझान है नई उदारवादी दृष्टिकोण के चलते, वो हमारे इन सब देशों के अंदर बहुत ही घातक साबित हो रहा है। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि आज के जो ठोस संदर्भ है वो ठोस संदर्भ है कि हम जन स्वास्थ्य के ऊपर जो दबाव है उस दबाव को हम किस तरह से सही रूप में हम संबोधन करें। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाए, इसके पहले जो बड़े महामारी इस किस्म का हुआ है संक्रमण का, एक नंबर 15वीं सदी में जिसको वो बोलते हैं कि प्लेग हुआ था, बुर्बो प्लेग। वो प्लेग में जो उसका साहित्य में जिसका वर्णन है कि ब्लैक डेथ, काले मौत, लाखों करोड़ों के तादाद में लोग मरे थे। दूसरा बड़ा प्लेग जो 20वीं सदी के शुरू में आया था स्पेनिश फ्लू में,
और तीसरा हम ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संक्रमण हो रहा है। तो ये तीनों अगर संक्रमण का अगर वास्तविकता हम देखें तो संक्रमण तो सब लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो मेहनतकश हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, ये बड़े पैमाने पे इससे ग्रसित हो जाते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए संक्रमण का महामारी जो है, ये महामारी का जहाँ तक असर है, वो असर ठोस रूप से एक इसका वर्गीय स्वरूप है। इस वर्गीय स्वरूप को समझे बिना हम बात को हम लड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आज जो परिस्थिति है, ठोस परिस्थिति है, उसमें संघर्ष और जन लंबंदी का सवाल इस जो स्वास्थ्य का आयाम है और जो जीवन का आयाम है, उसके साथ साथ जो हमारी जीविका का सवाल है, वो जीविका का सवाल को संबोधन किए बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं, कोविड-19 में भी जो लोग मतलब पौष्टिक खाना मिलता है, जिसका सेहत ठीक है, जिसका कोई पुराना इतिहास नहीं है बीमारी का, वो बेहतर तरीके से इसका मुकाबला कर सकता है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तो इसीलिए जीवन और जीविका दोनों जो पक्ष है, इनके साथ लड़े बिना आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे जो मुल्क है, ये मुल्क में पहले से जो बात आया है, हम भी जन लंबंदी के लिए हम दोनों पक्षों के ऊपर हम हस्तक्षेप करने का कोशिश की। आप देखेंगे, हम पहले से बोल रहे हैं कि हमारे गोदामों में भरपूर अनाज जब शुरू हुआ था, लगभग 80 8 करोड़ टन अनाज था हमारी गोदामों में। बाद में ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इस स्थिति में सरकार ने तो शुरू में बिल्कुल मुफ्त में ये अनाज देने से इनकार कर दिया। बाद में आके कुछ 5 किलो अनाज और बाद में एक किलो दाल का प्रावधान उन्होंने किया है। लेकिन वास्तविक जो अनुभव है, ये नहीं मिल रहा। साथ साथ हम ये भी सवाल उठाए थे कि हमारे जो कैश, नगद पैसा चाहिए, क्योंकि इन दिनों में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और इन बेरोजगार लोगों के हाथ में बिल्कुल कोई पैसा नहीं है। तो अगर खाना भी आप इनको पहुंचा नहीं सकते, अनाज का प्रबंधन नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में ना अनाज ना पैसा, तो लोग तो भूखे मरेंगे। तो इस सोच के साथ ये सवाल उठाया गया था, क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन का घोषणा हुआ है, उस समय ये समझा जा रहा था कि लॉकडाउन को इस्तेमाल किया जाएगा संक्रमण के प्रतिरोध के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये साफ हो गया है कि सरकार का मानसा ऐसा नहीं है और सरकार अपनी जो आर्थिक और राजनीतिक जो एजेंडे हैं, जो ये सब शुरुआत के पहले वो लेके आगे बढ़ रहे थे और जिसके चलते ऐसे ही देश का अर्थव्यवस्था का हालात बहुत ही जर्जर हो गया था। और इसीलिए हमारे यहाँ पे ये कोविड आने के बाद लोगों का स्थिति और भी खराब हुआ है। तो उस स्थिति में राहत पहुंचाने के बजाय,
क्योंकि संकट हमारी अर्थव्यवस्था में जो था वो खास करके लोगों के हाथ में पैसे ना होने के कारण जो मांग का कमी थी, वो मांग के कमी के कारण हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट गहराया है। तो इसीलिए हम शुरू में ही लॉकडाउन के हम जैसे स्वास्थ्य के बारे में कुछ बोले थे कि ज़्यादा परीक्षण करना होगा, और परीक्षण करने के बाद जो लोग संक्रमित हुआ है, जो प्रभाव में आया है, उनको क्वारंटाइन करना होगा, ट्रेस करना होगा, वो सब सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। और आप जानते हैं कि कल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये बात को कबूल किया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान योजना एक होना चाहिए था राष्ट्रीय आपदा के लिए, वो कोई प्लान सरकार का नहीं था। तो काहे के लिए किसी के साथ बिना बातचीत किए, बिना सलाह मशवरा किए लॉकडाउन हुआ, इसका भी कोई कारण सरकार नहीं बतला पाए हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनका जो तमाम सारी एजेंडाएं, जैसे सबसे बड़ा हमला तो मजदूरों के ऊपर है। हम देखे हैं कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर है, क्योंकि उनके पास रहने का कोई जगह नहीं है। मोदी शुरू में ये जो घोषणा किया था उसमें अपील किया था मकान मालिकों को कि आप इनके किराया लेने के लिए जिद ना पकड़ो, लेकिन कौन छोड़ता है। तो और अगर रहे भी लोग वो कमरे में 10 फुट बाय 10 फुट में, 12 लोग 13 लोग, तो वो तो अपने आप एक बार संक्रमित कोई होने से खतरनाक हो जाएगा। राशन देने का बात था, राशन नहीं दिया गया। और इस स्थिति में उन्होंने ये समझ रहे हैं कि मजदूरों का जो परंपरागत जो अधिकार, जो वर्षों के संघर्षों के बाद मजदूर आंदोलन ने कायम किया था, उसको बरकरार रखते हुए बाहर से निवेश नहीं आएगा। अलग बात है, मैं उसमें भटकना नहीं चाहता कि इस बात पे भी कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ठोस बात यह है कि उन्होंने मजदूरों के अधिकार को हनन करते हुए वो समझ रहे हैं कि निवेश आएगा और निवेश के चलते वो देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं। साथ साथ हम ये भी देखे हैं कि खेती में भी उसी तरह का संकट है। जो पैमाने पे सरकार को जो फसल खरीदना चाहिए, जो एमएसपी का घोषणा हुआ है, वो एमएसपी के मुताबिक उनको देना चाहिए। जिस तादाद में उनको रेगा का काम, 100 दिन का काम उनको देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से मजदूरों को अभी भी बकाया है, वो बकाया चुकता नहीं हो पा रहा है। 4 लाख करोड़ अभी आया है एक आंकड़ा, 4 लाख करोड़ का जो काम किया है, लोग जो काम कर सकते थे लॉकडाउन के दौरान, वो पैसा गरीब लोगों को, मेहनत कशों को नहीं मिला है। तो इस स्थिति में वो ऊपर से ऐसा आर्थिक नीतियां चला रहे हैं जिसके चलते ये निचले तबके की स्थिति और भी खराब हो रहा है। और इसका सबसे भयंकर रूप हमने प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में हमने देखे थे कि लाखों प्रवासी मजदूर चल दिए, मतलब और कोई चारा नहीं था उसका, मतलब पूरा अनिश्चित भविष्य है ये समझते हुए भी वो समझा कि अपना गांव में वापस लौटने से कुछ फायदा होगा। तो इस जो एक परिस्थिति है, ये भारत में विशेष करके है, क्योंकि हम देखे हैं कि ये संक्रमण का जो जो मुकाबला है, जो जो प्रतिक्रिया है, कुछ पूंजीवादी देश भी ये समझ रहा है कि लोगों का रोजगार या लोगों का आमदनी को बचाव किए बिना अर्थव्यवस्था का पुनर्नवीकरण, पुनर्जीवन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सैलरी को भी
सब्सिडी के तौर पे सरकारी कोष से उन्होंने निर्धारित किया। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, उल्टा मतलब एक तरफा हमला मेहनत कशों के ऊपर है, वो चाहे गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो, और साथ साथ उनके जो ठोस यार दोस्त है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो जो कार्यक्रम होना चाहिए वो किया है। एक मिसाल के तौर पे आप जानते हैं मुकेश अंबानी को 53,000 करोड़ अलग से बाजार से इकट्ठा करने के लिए जो नियम है उस नियम को लघु किया गया है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि कोयला खदान में जो व्यापारिक दृष्टि से जो खनन का जो अधिकार नहीं था निजी क्षेत्र का वो दे रहे हैं। वो जो डिफेंस प्रोडक्शन का था उसमें भी वो प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। वो बड़े हमारे जो राष्ट्रीय क्षेत्र हैं उनको भी वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, BSNL, MTNL, एयर इंडिया वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और सबसे जो गंभीर बात है कि रेलवे का निजीकरण भी कर रहे हैं। तो दुनिया के तौर पे एक समझदारी बन रही है कि जो ऐसे जो क्षेत्र हैं, खास करके शिक्षा, जन शिक्षा, जन स्वास्थ्य, जन परिवहन, इन लोगों को पुख्ता किए बिना, क्योंकि नई उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसके अंदर ये निहित है कि आप सब लोगों के लिए आप समान मौका नहीं देंगे। इंक्लूसिव जो एक अप्रोच होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो नहीं होता है। एक बड़े हिस्से को आप पूरे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के दरकिनार करके एक ठोस हिस्से को, एक खास हिस्से को आप फायदा पहुंचाते हुए आप आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एक भयंकर संकट इस समय हमारे देश में पैदा हुआ। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि राजनीति नहीं होगा। आप राजनीति नहीं होगा इसका मतलब ये है आप सरकार का आलोचना नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कानून जो कभी भी सोचा नहीं जा सकता है कि बिना संसद के विचार विमर्श के आप तय कर सकते हैं, ऐसे नीतिगत सवाल जिसके अंदर सार्वजनिक रूप से बिना बहस के आगे नहीं बढ़ सकता है, इसका बहुत दूरगामी एक असर होगा लोगों के जिंदगी में, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपका प्रतिक्रिया क्या हो? आप कैसे इसको मुकाबला करोगे? क्योंकि जैसे हम शुरू में ही बोल रहे थे, जन लामबंदी का मतलब जो हमारी परंपरागत जो तौर तरीका है इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इस्तेमाल अगर करने का कोशिश करोगे तो उसके अंदर बड़े पैमाने पे दमन का जो सवाल आ रहा है। तो इसीलिए इस स्थिति में आपके हाथ में रास्ता क्या है और कैसे सफलतापूर्वक वो आप प्रयोग में लाओगे, ये तय करना जरूरी है। आपने देखे हुए होंगे कि 2, 3, 4 जुलाई ये 3 दिन हमारे देश की कोयला खदानों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हड़ताल हुआ है। शायद एक साधारण समय जिस किस्म का हड़ताल होता है उससे भी बेहतर तरीके से और बेहतर ताकत के साथ ये हुआ है। इसका कारण है, इसका वजह है कि जो बड़े पैमाने पे हमला हो रहा है ये समझदारी आम मजदूरों के अंदर कोयला खदान के बना है कि ये कोई एक झंडे का सवाल नहीं है, ये कोई एक यूनियन का सवाल नहीं है। अगर तमाम सारी यूनियन अगर इकट्ठा होके एक कोयला खदान मजदूर, इस वर्गीय जो हमारी पहचान है, इसके आधार पे अगर हम प्रतिक्रिया
नहीं दिखा पाएंगे तो ये हमला हमारी पूरा भविष्य को छीन लेगा। और इसीलिए हम देखा है कि बीएमएस जैसे यूनियन भी मतलब आखिर तक जुटे रहे। और उसके बाद जो मीटिंग हुआ है जिसमें सरकार से आग्रह हो रहा था कि आप वापस ले लो हड़ताल, तो उन्होंने सिर्फ कोयला खदान नहीं बल्कि बाकी जो निजीकरण का जो सरकार की घोषणा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाया। तो ये कैसे संभव हुआ? कोयला खदान मजदूरों का ये जन लंबबंदी कैसे संभव हुआ? हम इसलिए मिसाल के तौर पे बोल रहे हैं क्योंकि ये एक सफल प्रयोग हमने देखा है जन लामबंदी का, जो कोयला खदान के मजदूरों का हुआ है। तो अब देखोगे एक बहुत सघन प्रचार कोयला मजदूरों के बीच में हुआ। दूसरी सवाल है कि कोयला खदान क्योंकि ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाके में हैं और वो आदिवासी के अधिकार जंगल के ऊपर उनका अधिकार, उस अधिकार का भी हनन होगा अगर नए इलाके के अंदर व्यापारिक रूप से खनन का इजाज़त दी जाएगी। तो उस इर्द गिर्द के इलाके के जो आदिवासी समाज है उनको भी शामिल करते हुए आंदोलन हुआ है। तो इसीलिए ये दोनों पक्ष, मजदूर का लड़ाई साथ साथ आदिवासी का जो जीने का हक है, जंगल का हक है, इसको जोड़ा गया और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रचार में शामिल हुआ। दूसरी सवाल ये है कि हालांकि CI2 सबसे मुखर रूप से शुरुआत किया था, लेकिन एक इसमें लक्ष्य था कि हम तमाम जो ट्रेड यूनियन को इकट्ठा कर एक एकता बनाएं, वर्गीय एकता बने, और वो भी सफल हुआ। ये प्रचार के जरिए जो प्रभाव मजदूरों के ऊपर हुआ है, उस प्रभाव के आधार पे मैं ये दूसरी चरण का बात बोल रहा था, आंदोलित होना। ये आंदोलित होने का जो लक्षण इतना स्पष्ट हो गया कि बहुत सारे लोग नीचे से उसमें जुड़े और उनको लगा कि ये हड़ताल करने से ये जो सरकार के जो कदम उठा है, क्योंकि इसमें सीधी तौर पे कोई आर्थिक मांगे तो थी नहीं, मुख्य रूप से आप रोको इस निजीकरण को, यही मांग थी। तो इसीलिए हम देखा कि आखिर में ये बात आई है। अभी देखना है सरकार का क्या प्रतिक्रिया होगा और जरूर अगले चरण में जाके हमें देखना होगा। लेकिन जन लामबंदी का सफल प्रयोग हम इसलिए बोलेंगे कि ये एक नया परिस्थिति है। ये नया परिस्थिति में जो ट्रेड यूनियन के अखिल भारतीय या प्रदेश स्तर के नेता वो खदानों में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो जन लामबंदी हुआ है खदानों में मजदूरों का, वो खदान स्तर के जो नेता है वो इसमें भाग लिए। तो इससे जो एक साधारण सबक लेने का बात है कि आपके जो मांगे हैं, कुल मिला के ये लॉकडाउन को संक्रमण का प्रतिरोध के तौर पे इस्तेमाल ना करते हुए अपना दक्षिणपंथी एजेंडा को आगे ले जाने के लिए जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं सरकार, अलग अलग क्षेत्र में आप राजनीति में देख रहे हैं। जो पहले NRC CA के खिलाफ जो आंदोलन है, उस आंदोलन के अंदर जो लोग हिस्सेदारी किया था उनके खिलाफ केस लगाया जा रहा है, फर्जी केस लगाया जा रहा है। ये साफ है कि कोई कानून व्यवस्था तो नहीं है। परसों जो विकास दुबे का जो हत्या हुआ है, साफ है सरकार जिसके खिलाफ कदम उठाना चाहता है कदम उठाए, चाहे वो कानून के मुताबिक हो न हो। और
सरकार जिसको समझता है कि सरकार के विरोध करने वाले लोग, उनका जो कानून के मुताबिक जो अधिकार है वो अधिकार नहीं रहे। हम देख रहे हैं जामिया के जो जो छात्र हैं उनके ऊपर जो हो रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर जो हो रहा है, पिंजरातोड़ के जो एक्टिविस्ट है, भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट जो है, उसके ऊपर हो रहा है। तो इस रूप में जन लामबंदी न हो, लोग आतंकित हो जाए, ऐसा माहौल पैदा करने का कोशिश हो रहा है। तो एक तो आर्थिक क्षेत्र में उनके जो अलग अलग जो कोशिशें हैं वो जारी है, साथ साथ राजनीति में लोकतंत्र का पूर्ण रूप से उसको कमज़ोर कर देना, ख़त्म कर देना, एक फांसीवादी एक रुझान लेके चलना। हमें ये भी नोट करना पड़ रहा है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर न्यायपालिका का एक भूमिका होता है, एक स्वतंत्र भूमिका होता है, चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र भूमिका होता है, आरबीआई का एक स्वतंत्र भूमिका होता है। तो ये कुल मिला के वो माहौल में वो जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनका भी लोकतंत्र के जो निष्कर्ष है उसको बचाव करने के लिए जो भूमिका होता है वो भी नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति में इस लड़ाई का जो वर्गीय निष्कर्ष ये सामने आ रहा है, और अगर हम इस वर्गीय निष्कर्ष के आधार पे आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे, हम अगर जन लामबंदी नहीं कर पाएंगे, तो इस जो खतरे हैं आज के परिस्थिति में, आज के संदर्भ में, वो करना हमारे लिए नामुमकिन है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम 2-3 बात खास करके ये चुनौतियों को सामना करने के लिए जरूरी है समझ। एक तो कि आप एक जगह, हरियाणा में हम लोग पार्टी से कहिए, अलग अलग जन मोर्चों से कहिए, मतलब 20,000, 25,000, 30,000 तक लोगों को इकट्ठा किया था। आज के परिस्थिति में वो संभव नहीं, ना उचित है। शारीरिक दूरी हमें रखना होगा, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता संगठक हैं, उनका कोई हानि ना पहुंचे, इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो अगर हम 20-30 हजार लोगों को इकट्ठा हम कर सकते हैं जींद में या हिसार में या रोहतक में, तो उसके बजाय हम अगर मान लीजिए 700-800 स्पॉट में, ये अगले 9 अगस्त वाली जो प्रोग्राम है, ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन और खेत मजदूर आंदोलन, कुल मिला के जो तय किया है, उसमें अगर हम एक जगह के बजाय हम अगर 700-800 स्पॉट, 300 के करीब ब्लॉक है हरियाणा के अंदर, और जो जो गांव है, अगर जितना हम नीचे जा सकते, ये अगर हम कर सकते हैं, तो आप अगर उसका मूल्यांकन कर लेंगे बाद में जाके, तो आपको पता चलेगा कि एक जगह में जितने जन लामबंदी हो सकती थी, ज्यादा जन लामबंदी हमने कर दिया। तो आज के ये जो परिवर्तित परिस्थिति में, तो जन लामबंदी का जो तरीका है, ये तरीका में बदलाव लाना और उसके सोच में बदलाव लाना ये जरूरी है। लेकिन अगर आपको एक जगह के, 2 जगह के, 3 जगह के बजाय अगर 700-800 जगह में अगर करना होगा, तो आपके जो मांग पत्र हैं, आपके जो नारे हैं, आप जिस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं, चाहे मजदूर आंदोलन में निजीकरण का खिलाफ हो, चाहे आपका जो कैश ट्रांसफर के लिए हो, चाहे आपको मुफ्त अनाज के लिए हो, चाहे आपको रेगा का और पर्याप्त जो जो काम के सवाल हो, तमाम सारी सवाल पे छोटे छोटे जो कारोबार है, छोटे उद्योग जो है, उनके लिए जो विशेष ठोस मांगे हैं, तो
सामूहिक तौर पे राष्ट्रीय पैमाने पे जो मांगे हैं, उस मांगों को अगर उसका उसका विश्लेषण करते हुए उस इलाकेवार मांग पत्र अगर हम तैयार नहीं कर पाए, अगर स्थानिक जो संदर्भ है उसके अंदर जो स्थानिक मांगे हैं, स्थानिक जो नारा है, वो अगर हम विश्लेषण करके एक सही और प्रासंगिक रूप से उसको अगर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो आप ये जितने संख्या में आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में जनवादी आंदोलन का तो एक बहुत बड़ा फैलाव नहीं है। बहुत सारे जगह हैं जहां पे हमारा ये जो जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम सबके पास हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो बातें हैं, वो अगर प्रासंगिक नहीं होगा, उस विश्लेषण अगर पूरी तरह से उस विश्लेषण को अगर हम लोगों के समझ में आए, लोग को आकर्षित कर सके, इस रूप में अगर हम पेश कर सकें। तीसरी बात है इसके संदर्भ में कि हम प्रचार कैसे करें। पहले हम एक पोस्टर दिया करते थे, एक जो जो हमारी पर्चा दिया करते थे, और उसी को लेके हम घर घर ले जाते। तो आज तो उतना व्यापक रूप से हमारा चल फिर के अलग अलग जगह में जाके प्रचार करना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें छोटा कुछ जो पर्चा है उस स्थानिक पैमाने पे के लिए वो विशेष रूप से हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सारे हरियाणा के लिए, सारे देश के लिए आप एक जैसे प्रचार नहीं कर सकते। उसका निष्कर्ष एक रहेगा, उसका जो लक्ष्य, उसका जो मकसद, उसका दिशा, उसका रुझान एक रहेगा, लेकिन उसको अगर हम मतलब एक स्थानिक स्वरूप उसको नहीं दे पाएंगे तो ये काम संभव नहीं है। तो इसीलिए ये है तीसरा जो पक्ष, ये जरूरी है हमारे लिए समझना। चौथी जो सवाल है वो है सामाजिक मीडिया। ये जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं हमारे पार्टी के फेसबुक पेज में, और बहुत सारे हो रहा है इन दिनों में, हम लॉकडाउन के दौरान इसको बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने का कोशिश किया है, विस्तार भी थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन अगर कुल जनसंख्या अगर हम देखें, और उस कुल जनसंख्या के अंदर जो लोग प्रभावित है, जो लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है इन दिनों में, जिनका रोटी रोजी और जिनका स्वास्थ्य संक्रमण का जो असर है वो जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उस तुलना में हमारी ये जो सोशल मीडिया का जो हस्तक्षेप है, ये अभी तक नाकाफी है। इसको हम कैसे बढ़ाएं, ये देखना भी जरूरी है। हम आपसे एक बात शेयर कर सकते हैं कि अभी अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये विधानसभा के चुनाव के प्रचार ऐसे एक समय में शुरू हुआ जबकि बहुत बड़े पैमाने पे प्रवासी मजदूर अपने बिहार के जो ग्रामीण जो घरों में उन्होंने जाने का कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए इस स्थिति में हम कोशिश किए कि समझने के लिए कि क्या तरीका बीजेपी अपना रहे हैं। अब देखें हैं 72,000 पोलिंग बूथ है बिहार के अंदर, तो बीजेपी के ओर से ये घोषणा हुआ है कि हम 72,000
एलईडी टर्मिनल हम लगाएंगे, अमित शाह भाषण करेगा दिल्ली से, हम पहुंचाएंगे। तो इसके लिए कितना भयंकर खर्चा होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि हम 72,000 मतलब बूथों के लिए 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और पिछले 2 महीने में इन्होंने 50,000 लगा लिया। 9,500 आईटी इंचार्ज उन्होंने मतलब तैनात किया, और सब पैसा लेके, क्योंकि पैसा का तो कोई मतलब सीमा नहीं है। ये अभी भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। पैसा बीजेपी के पास है किसी को मालूम नहीं। हम ये भी मालूम नहीं है कि पीएम केयर का पैसा कहाँ पे जाएगा, क्योंकि कल ये प्रस्ताव आया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसमें बीजेपी के सदस्य है वो इनकार कर दिया। सरकार ये तमाम लोगों से पैसा, सार्वजनिक पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन ये बोल रहा है कि हम किसी को हिसाब नहीं दिखाएंगे। तो पहले जो तमाशा करते थे, वो जो कागज नहीं दिखाएंगे CA/NRC के ऊपर, वही उनके अभी नारा हो गया कि पीएम केयर का कागज हम नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए आज के परिस्थिति में, आज के संदर्भ में, ये जन लामबंदी का जो सवाल है, ये उग्र दक्षिण पंथ एक तरफ उन्होंने उनके नीति के बदौलत ऐसा परिस्थिति पैदा किया है कि उनका लोगों से कटाव पैदा हो। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूं कि ये जो नया यूजीसी का सर्कुलर आया है कि ऑनलाइन होगा परीक्षा, या तो आपको शारीरिक रूप से देना होगा और सितंबर तक यूनिवर्सिटी का परीक्षा खत्म करना, ये संभव है क्या? आज के हमारे देश के अंदर जो कवरेज है इंटरनेट का, और बहुत बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों का उनका इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अगर ऑनलाइन परीक्षा आपको देना होगा, ऐसा आपका मांग है, तो इसका मतलब है कि बड़ा हिस्सा उससे कट जाएगा। दूसरी बात है, शारीरिक रूप से जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, मान लीजिए लाखों के तादाद में, मुंबई या कलकत्ता या चेन्नई विश्वविद्यालय, और ये सब बड़े शहर में संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है और जन परिवहन नहीं है, असंभव है। इन्होंने थोप दिया। तो जो लोग अपने देख रहे हैं कि पहले तो एबीवीपी कूद पड़ी कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, बाद में जब देखा कैंपेन हो रहा है नीचे, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी सब लड़ रहा है, फिर उन्होंने बोला नहीं, चेंज करो। तो इसीलिए उनके नीति के चलते नीचे लोगों से उनका जो अलग थलग पड़ने का प्रक्रिया भी तेज है। लेकिन साथ साथ उनके पास साधन है, उनके पास जो उनका राजनीति है लोगों को विभाजित करने का, जो सरकारी तंत्र हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको खुले तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहा है विरोधियों के खिलाफ, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि अगर खुलेपन के साथ अगर प्रतिस्पर्धा होता है नीति के सवाल पे, दृष्टिकोण के सवाल पे, वो टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि लोग इकट्ठा ना हो सके, एक सही समझ के साथ लहज होकर, सचेत होकर, जागरूक होकर लोग इकट्ठा नहीं हो सके। तो इसीलिए जन लामबंदी का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस रूप में आज के परिस्थिति में, आज के संदर्भ में हम लोगों को इकट्ठा करें। तो इसीलिए जो विषय है, जो निष्कर्ष है, राजनीति का जो समझ है,
वो समझ कैसे हमें बदलना होगा आज के परिस्थिति के मुताबिक। जो तमाम जो पक्ष है, तमाम जो पहलू है, उसको इकट्ठा करके एक एक कंसोलिडेटेड एक सामूहिकता के साथ उनको मतलब उस परिप्रेक्ष्य को रखना होगा। तीसरा है कि एक आज के परिस्थिति में शारीरिक दूरी हमें बरकरार रखना है। इस बात को कबूल करते हुए हम कैसे हमारी जो प्रचार को फैला सकते हैं और इस फैलाने के चलते जन संबंधी को बढ़ा सकते हैं और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये समझना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संकट लोगों को पीड़ा में लाएगा, लेकिन जन लामबंदी के चलते इस पीड़ा को अगर हम लोग दिशा प्रदान नहीं कर पाएंगे तो इस आत्मसंतोष का कोई जगह नहीं है कि लोग स्वयंस्फूर्त तरीके से अपने आप इस नीतियों का, इस शासन है, इसको परिवर्तन में परिवर्तित करने के लिए ये लोग दृढ़ रूप से, दृढ़ता के साथ ये आगे बढ़ेंगे। उसमें आपका हस्तक्षेप जरूरी है और वो हस्तक्षेप जरूरी है और नए तरीके से जन लामबंदी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता था कि ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, ये हमारे बीच में चर्चा होना आज बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।